हिंदी के इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ते हैं वाक्य रचना कि वाक्य होते क्या हैं, वाक्यों की रचना किस प्रकार की जाती है, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं और रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से प्रकार के होते हैं और उनके सबके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऐसा ही सिलेबस में ये टॉपिक है और लगभग हिंदी रहती है उन सारे टॉपिकों के अंदर, सारे एग्जामों के अंतर्गत में ये टॉपिक आता है वाक्य रचना। वाक्य होते क्या है? सबसे पहले तो होते हैं अक्षर जो अपने वर्णमाला के अंदर दिए होते हैं। उन अक्षरों के सार्थक क्रम से उनको एक निश्चित क्रम के अंदर जमाए जिनका कोई अर्थ हो उन्हें तो कहा जाता है शब्द, और शब्दों को जब सार्थक क्रम में जमाया जाता है और जिनका कोई अर्थ निकले उनको कहा जाता है वाक्य। ठीक है, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। कोई सा भी वाक्य, मैं सो रहा हूं, खा रहा हूं, इसमें मैंने शब्द को इस प्रकार से जमाया कि उसका कोई अर्थ निकला। जब कोई अर्थ निकलता है तब उसे वाक्य। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि भाई विभा छत के ऊपर खड़ी है, विभा छत के ऊपर खड़ी है, इसका कोई सेंस निकल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि विभा नाम की एक लड़की है जो कि छत के ऊपर खड़ी है। लेकिन मैं वही यही वाक्य है, यही शब्द है सारे, उसको मैं ऐसे बोलूं कि रात के ऊपर विभा खड़ी है, शब्द तो वही लगाया मैंने, बस क्रम चेंज कर दिया, तो ये वाक्य नहीं हुआ क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं निकला। वाक्य उन्हें ही कहा जाता है जिनमें शब्दों का एक सार्थक क्रम हो और जिनका अर्थ निकले। बिना अर्थ के वाक्य उसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों को इस प्रकार से जमाया जाए कि उनका कोई अर्थ निकले, उन्हें कहा जाता है वाक्य। वाक्य के अंग देखें कि कोई सा भी वाक्य, जैसे मैंने लिखा लड़के खेल रहे हैं, तो किसी भी वाक्य को अपन तोड़ेंगे तो दो भागों के अंदर तोड़ सकते हैं। एक तो होता है उसका उद्देश्य और एक होता है उसका विधान। उद्देश्य का मतलब है जो क्रिया कर रहा है, जिस व्यक्ति के संबंध में बात करी गई है उसको कहा जाता है उद्देश्य, यानी कि कर्ता। कर्ता को क्या कहा जाता है? उद्देश्य। और जो कर्ता कोई काम कर रहा है, जिसके द्वारा जो क्रिया की जाती है, उसे कहा जाता है विधेय, है ना। तो उद्देश्य जो काम कर रहा है कर्ता, और विधेय यानी कि क्रिया। तो दो अंग होते हैं, किसी भी वाक्य के अंदर एक कर्ता होगा और एक क्या होगा? कर्म, मतलब क्रिया होगी। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी, है ना। जैसे मैं बोलूं लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें लड़के क्या हो जाएगा? लड़के तो हो जाएगा उद्देश्य, क्योंकि ये काम कर रहा है ना। और विधेय क्या हो जाएगा? क्रिया। क्रिया क्या है? खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? उसकी क्रिया, मतलब विधेय हो जाएगा। तो इस वाक्य के दो अंग हैं, लड़के तो हो जाएगा उद्देश्य क्योंकि एक करता है, और क्रिया हो जाएगी खेल रहे हैं, तो वो विधेय बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हरे रंग की कमीज मेरी है। अच्छा, इसमें पता चल रहा है कि कर्ता जो कि है वो कमीज है। कमीज के बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में बात करी जाए या जो कार्य करता हो उसको अपन उद्देश्य बोलते हैं। लेकिन चूंकि यहां पर लिखा गया है कि हरे रंग की कमीज, हरे रंग की कमीज, तो है तो कर्ता ही है, कमीज करता है, लेकिन उस कर्ता की विशेषता अपने को बताई गई है कि कमीज तो है लेकिन कौन से रंग की? हरे रंग की कमीज। तो इसको कहा जाता है कर्ता का विस्तार। तो चाहे कर्ता का विस्तार हो और कर्ता हो, इन दोनों को ही क्या कहा जाएगा? उद्देश्य, है ना। और मेरी है, किसकी है? तो मेरी, है ना। तो हरे रंग की कमीज, कमीज यहाँ पर कर्ता है और कर्ता का ही विस्तार है हरे रंग की। ठीक, नेक्स्ट तारों भरी रात सुंदर है। रात है, रात के बारे में बात करी जा रही है, तो रात तो हो जाएगी उसका उद्देश्य, और तारों भरी रात, तो तारों भरी रात उसका कर्ता का विस्तार हो जाएगी। रात तो है लेकिन कैसे साहब? तारों भरी रात। ठीक है, तो पहले स्लाइड में अपन ने यही बात करी कि शब्दों के सार्थक क्रम को एक निश्चित क्रम होना चाहिए, तब जाके अपन उसको वाक्य बोलेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उसका उद्देश्य और एक होता है उसका विधेय। उद्देश्य का मतलब तो कर्ता या फिर कर्ता का विस्तार, और उद्देश्य जो विधेय है उसका मतलब होता है क्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग आधार पर वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर बात करी जाए कि जो यहाँ पे क्रिया हो रही है उस क्रिया के आधार पर वाक्य को देखा जाए तो एक होते हैं कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता के संबंध, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, वो कर्तृवाच्य। जैसे राम को वो क्या बोलेंगे? राम गा रहा है। सीता को क्या बोलेंगे? सीता गा रही है। तो क्रिया में रहा है और रही है आया, किसके कारण है? कर्तृवाच्य के कारण, कर्ता के कारण आया। अगर कर्ता पुरुष है तो अपन रहा है लगाते हैं, कर्ता महिला है तो रही है ये लगाते हैं। तो जिस क्रिया पर कर्ता का सीधा सीधा प्रभाव पड़े वो कर्तृवाच्य, है ना।
और भी डिटेल के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट भाग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रचना के आधार पर, क्योंकि ऐसा है कि सिलेबस में लिखा हुआ वाक्य रचना, यानी रचना के आधार पर अपने को प्रकार देखने हैं वाक्य के, तो ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, है ना। फिर भी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लें। कर्मवाच्य, जिस वाक्य के अंदर में कर्म पर प्रभाव दिया जाए या कर्म पर जोर दिया जाए, जैसे राम फुटबॉल खेल रहा है, वह खेल तो रहा है लेकिन क्या खेल रहा है, इस बार फुटबॉल खेल रहा है, तो वो पता चला आपने को। जिसमें कर्म पर प्रभाव दिया जाए या जोर दिया जाए वो कर्मवाच्य कहलाते हैं, और जिसमें कोई भावना प्रकट हो वो भाववाच्य, है ना। तो क्रिया के आधार पर तीन, जैसे भाववाच्य के एग्जांपल रखो कि भाई राम दुखी है, तो दुखी होना क्या है, अपने आप में भाव है, वो न तो करता है न कर्म है, वो क्या है, भाव, है ना। तो वो भाववाच्य क्रिया, भाववाच्य जो वाक्य हैं उनके उदाहरण में आ जाएगा ना। तो क्रिया के आधार पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक। लास्ट के अंदर इसको देख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं सब। एक होता है विधानवाचक, जिसमें विधान यानी जो कार्य होता है उसके ऊपर प्रभाव ज्यादा दिया जाए। एक होते हैं निषेधवाचक, मना किया जाए। विधानवाचक सामान्य शब्द होते हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, है ना। ये विधानवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें नॉर्मली कोई क्रिया हो रही होती है, कोई विधेय हो रहा होता है, तो वो विधानवाचक। निषेधवाचक, जिसमें किसी काम करने के लिए मना किया जाए। निषेध का मतलब ही होता है रोकना, जैसे तुम वहां नहीं जा सकते, ये कौन सा वाक्य होगा, निषेध वाक्य। उसको रोक रहा है वहां पे जाके, है ना, तुम ऐसा मत करो, निषेध वाक्य हो गया। एक है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का मतलब कोई प्रश्न पूछ रहा हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने क्या पहना है, तो वो प्रश्नवाचक है। तो नाम से पता चल रहा है अपने को। आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा दी जाती हो कि तुम मेरे लिए वो लेके आओ, कुछ किसी भी प्रकार की आज्ञा कि तुम सबको बच्चों को कल होमवर्क करके लाना है, तो ये आज्ञावाचक शब्द हो, वाक्य हो गए। विस्मयाबोधक, कोई विस्मय यानी आश्चर्य की भावना प्रकट होती है, जैसे अरे ये क्या हो गया, तो इससे भावना कैसे प्रकट हो रही है, विस्मयाबोधक। तो अर्थ के आधार पर ही तो देख रहे हैं, पर इसके अर्थ से पता चला अरे यह क्या हो गया, अपने को लग रहा है कि आश्चर्यचकित वाक्य, आश्चर्यचकित हो गया वो व्यक्ति, है ना, तो विस्मयाबोधक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिसमें कोई इच्छा प्रकट की जाए या आशीर्वाद दिया जाए, जैसे सदा सुहागन रहो, क्या होगा, इच्छा, अपन ने इच्छा जाहिर की भाई तू सदा सुहागन रहे, ना, कि भाई तुम सबको मेरा आशीर्वाद, तो ये भी कौन से प्रकार का वाक्य हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट संभावनार्थक वाक्य, संभावना, जिसमें संभावना प्रकट हो कि आज बारिश हो सकती है, कल राम मेरे पास आएगा, तो ये सारे कौन से वाक्य हो गए, संभावनार्थक शब्द। संकेतार्थक शब्द, वो आएगा तो ऐसा होगा, अपने को पूरा वाक्य पता नहीं चल रहा, लेकिन सिर्फ संकेतों के माध्यम से कोई चीज जानकारी अपने को मिल रही है, तो वो संकेतार्थक शब्द हो गए। जैसे मैं ले लूं कि यदि तुम आओ तो मैं चलूं, तुम आओगे तो मैं चलूं, ये कौन सा वाक्य, इसमें मैं कौन है ये भी नहीं पता चल रहा, तुम कौन है ये भी अपने को नहीं पता चल रहा, सिर्फ संकेतों में सर्वनाम के भाव में बातें हो रही हैं, तो वो संकेतार्थक शब्द हो गए। और अपने को जो मेन पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर वो है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। सरल वाक्य, जिसमें कोई एक ही मंतव्य हो, है ना, कोई एक ही वाक्य पूरा हो जाए, वो सरल वाक्य। सरल वाक्य से तो क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्योंकि एकदम सिंपल होते हैं, इसमें न तो कोई उपवाक्य होता है, नहीं अपने को आगे की कोई थ्योरी देखनी। नॉर्मल वाक्य, मैं जा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं पहन रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कुछ भी बोलो आप, जो एक ही सेंटेंस के अंदर वाक्य पूरे हो जाएं, वो सरल वाक्य। अपने को 2 पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, है ना। तो इन दोनों को अपनी अपनी साइड के अंदर शुरू करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का भाग है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है वाक्य रचना, तो रचना के आधार पर ही अपने को डिटेल में पढ़ना, और 1 या 2 सवाल इधर से आते हैं। तो अब बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार की। सरल वाक्य, रचना की दृष्टि के आधार पर अपन वाक्यों को देख रहे हैं, और पहले वाक्य हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य साधारण सिंपल से होते हैं, जिनमें एक कर्ता यानी कि एक उद्देश्य और एक विधान हो, उनको क्या कहा जाता है, सरल वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको कहा जाता है सरल वाक्य। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता और विधेय का मतलब होता है क्रिया। तो एक उद्देश्य और एक क्रिया होनी चाहिए। जैसे नरेश पढ़ता है, तो जो नरेश है इसमें उद्देश्य कर्ता है और पढ़ना क्या है, क्रिया। तो इसमें एक ही उद्देश्य है और इस वाक्य में एक ही क्रिया है, इसलिए इसको कौन सा वाक्य कहा जाएगा, सरल वाक्य कहा जाएगा। नेक्स्ट है
एक से ज्यादा उद्देश्य हो किंतु एक ही विधेय हो। एक से ज्यादा उद्देश्य या कर्ता हो सकते हैं, अब कर्ता संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकती है ना। एक से अधिक उद्देश्य है और क्रिया कितनी है, एक ही है, वो भी क्या कहलाए जाएंगे, सरल वाक्य कहलाए जाएंगे। जैसे नरेश और नीता पढ़ते हैं, यहां पर नरेश एक अलग उद्देश्य है, अलग करता है, और नीता एक अलग करता है, अलग उद्देश्य है, किंतु इन दोनों का विधेय या क्रिया सेम है, क्या, पढ़ना। तो इसको कौन से वाक्य के अंदर गिना जाएगा, सरल वाक्य के अंदर। एक से ज्यादा उद्देश्य हो किंतु क्रिया एक ही हो तो कौन से वाक्य, सरल वाक्य। अगर कर्ता भी एक हो, क्रिया भी एक हो तो कौन से वाक्य, सरल वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है, एक ही उद्देश्य हो लेकिन एक से ज्यादा विधेय हो। पहली बार क्या था, एक से ज्यादा उद्देश्य है और एक क्रिया है। इधर क्या है, एक ही उद्देश्य या कर्ता है लेकिन एक से ज्यादा क्रिया है। जैसे नरेश नहाता है, पढ़ता है और सो जाता है। उद्देश्य एक ही है, कौन, नरेश। नरेश ये सब काम करने वाला, यानी उद्देश्य या कर्ता एक ही है इसमें, नरेश, लेकिन क्रियाएं बहुत सारी हो रही, एक से ज्यादा क्रियाएं हो रही। जैसे वो नहाता भी है, पढ़ता भी है और सो भी जाता है, लेकिन कौन, तो नरेश। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा हुआ, सरल वाक्य हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्ता समूह दे रखा हो और क्रिया समूह दे रखा हो। हर कर्ता के लिए अलग अलग क्रिया हो लेकिन सब एक साथ में दे रखा हो समूह के रूप में, वो भी कौन से वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। जैसे विभा, प्रभा और अनुभा, एक से ज्यादा क्रियाएं हैं, मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य है। विभा, प्रभा और अनुभा। गाती है, नाचती है और खेलती है, मतलब विभा तो गाती है, प्रभा नाचती है और अनुभा खेलती है। तो इसमें एक से ज्यादा उद्देश्य है, क्रियाएं भी एक से ज्यादा है, लेकिन हर उद्देश्य के लिए एक क्रिया है, मतलब उद्देश्यों में समान संबंध होता है ना। उद्देश्यों के अंदर में समान संबंध होता है, हर उद्देश्य के लिए एक क्रिया हो तो वो कौन से वाक्य कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखें। सुरेश के पढ़ने पर रमेश नहीं पढ़ेगा। यहाँ पर सुरेश और रमेश दो अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन क्रिया एक है, पढ़ना। ये पढ़ेगा तो वो नहीं पढ़ेगा, बात पढ़ने की है, उद्देश्य दो है, चाहे वो सुरेश हो चाहे वो रमेश। नेक्स्ट, मुझे मेहनती व्यक्ति चाहिए। किसे चाहिए, मुझे, मुझे मतलब उद्देश्य है, ये कर्मवाच्य के अंदर गिना जाएगा। मेहनती व्यक्ति चाहिए, ये चाहना क्या है, क्रिया, तो एक ही उद्देश्य है इसमें और एक ही क्रिया है, इसलिए ये भी कौन सा वाक्य, सरल वाक्य। नेक्स्ट, सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी। यहाँ पर खेल में पदक जीतना अलग क्रिया है, दावत देना अलग क्रिया है, लेकिन एक ही व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, वो सुशील है ना। तो ये भी कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। तो ये था सरल वाक्य, जिसमें साधारणतः एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। कभी कभी एक से ज्यादा उद्देश्य किंतु क्रिया एक से ज्यादा उद्देश्य और एक से ज्यादा क्रिया, या एक ही उद्देश्य और एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती है। शर्त यह है कि दोनों के बीच में समान संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त मतलब दो वाक्य हैं, उनको जोड़ा गया है, उनको साथ में लाया गया है, तो उनको संयुक्त कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से ज्यादा स्वतंत्र उपवाक्य हो। उपवाक्य मतलब एक बड़ा वाक्य है जिसके दो छोटे भाग हैं, उनको उपवाक्य कहा जाता है। जैसे इस सेंस में देखें, भरत आया किंतु भूपेंद्र गया, तो भरत आया एक अलग वाक्य है, भूपेंद्र चला गया एक अलग वाक्य है। ये लेकिन वाक्य तो पूरा एक ही है, तो इनको कहा जाता है उपवाक्य, है ना। तो दो या दो से स्वतंत्र उपवाक्य हो, उपवाक्य तो हो लेकिन स्वतंत्र हो, एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो। जैसे भरत आया, भूपेंद्र चला गया। अब भरत के आने की क्रिया अलग है, भरत आया खुद अकेला, अगर इतना ही वाक्य होता तो इसको सरल वाक्य बोलते हैं ना। भरत एक उद्देश्य दे रखा है, एक क्रिया, इधर एक दूसरा उद्देश्य और एक दूसरी क्रिया है, मतलब इस उपवाक्य का इस उपवाक्य से कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्र है ना। इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है कि भूपेंद्र आया उसकी वजह से भरत आया उसकी वजह से भूपेंद्र नहीं चला गया। बात सिर्फ इतनी सी है कि भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, है ना। तो ये दोनों वाक्यों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इनको स्वतंत्र कहा जाएगा। और दो तो उपवाक्य है ही,
तो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों की खास बात यह होती है कि ये समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। दो अलग अलग स्वतंत्र उपवाक्य हैं, वो बीच में एक योजक कड़ी या मैं बोलूं संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। वो संयोजक कौन कौन से होते हैं? और कोई वाक्य और से जुड़े हुए हो दो वाक्य, तथा, व, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरना, अन्यथा, नहीं तो, अतः आदि। ये सारे वाक्य अपने को ये सारे शब्द अपने को किसी वाक्य के अंदर दिख जाए, मतलब कि वहां पे कौन से वाक्य हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। ये संयोजक शब्द होते हैं। ये तभी प्रयोग में लिए जाते हैं जब दो अलग अलग वाक्य हो जिनका आपस में कोई संबंध न हो, उनको जोड़ा जाए, तब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये समुच्चय बोधक शब्द अपने को, ये अवयव जो है वो अपने को किसी वाक्य के अंदर दिख जाए तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। तो एक तरह से ये पहचान का तरीका हो गया ना। जैसे इधर सीधे पहुंचे और है, और देख लिया अपन ने, मतलब संयुक्त वाक्य हो सकता है। दूसरी शर्त अपने क्या है? दो या दो से स्वतंत्र उपवाक्य होने चाहिए। स्वतंत्र उपवाक्य देखो, बच्चों ने खाना खाया, वे खेलने लगे। अब बच्चों का खाना खाना अपने आप में अलग क्रिया है, इसमें उद्देश्य क्रिया अलग अलग है, इसमें और उद्देश्य क्रिया अलग अलग है। तो ये दो स्वतंत्र, दो सरल वाक्य हैं जो कि किसी संयोजक शब्द द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। इधर देखें, नहीं तो, नहीं तो आ गया, जो कि कौन सा बोधक शब्द है? समुच्चय बोधक अवयव है। अब अवयव है, पहली शर्त तो क्लियर होगी कि भाई संयुक्त वाक्य जिनके अंदर में ये होता है, ये अपने को दिख गया नहीं तो। अब अपने को दोनों के बीच में संबंध देखना है। अगर संबंध होगा तो वो मिश्र वाक्य है, अगर संबंध नहीं है, दोनों स्वतंत्र है, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। देखिए, आप चुप रहिए, या नहीं तो बाहर चले जाइए। अब बाहर चले जाना अपने आप में अलग क्रिया है और चुप रहना अलग क्रिया है ना। दो क्रिया है, दोनों का अर्थ अलग अलग आ रहा है, मतलब संयुक्त है ये वाक्य, है ना। नेक्स्ट है, वह बार बार असफल हुआ किंतु, किंतु आ गया, मतलब कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। साहस नहीं खोया, तो पहले के अंदर तो असफल हुआ, असफल होना काम हो रहा है, और इधर क्या है? साहस नहीं खोना। ये दो अलग अलग कार्य हैं, दो अलग अलग क्रियाएं हैं, दोनों संयुक्त अलग अलग वाक्य हैं। अगर ये वाक्य नहीं रहे फिर भी ये वाक्य अपने आप में अर्थ देता है कि उसने साहस नहीं खोया, ये भी अपने आप में अर्थ देता है। इस वाक्य को बोलने के लिए अपने को इस वाक्य की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बाहर चले जाइए, इसको बोलने के लिए अपने को ये जरूरत नहीं है कि आप चुप रहिए, ये बोलना पड़े, ठीक है। इसलिए चूंकि ये दो वाक्य अपने आप में पृथक हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए कौन से वाक्य हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। नेक्स्ट, अखिल प्रातः नित्य टहलता है और दूध पीता है। अब और आ गया, मतलब संयुक्त वाक्य हो सकता है। अब देखो कि दोनों वाक्य स्वतंत्र है या नहीं है। अखिल प्रातः नित्य टहलता है, टहलना अलग क्रिया है, दूध पीना अलग क्रिया है, तो मतलब कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं साहब, अखिल प्रातः नित्य टहलता है, ये एक अलग वाक्य हो गया। अखिल प्रायः नित्य दूध पीता है, ये भी एक अलग वाक्य हो गया ना। तो दो अलग अलग वाक्य हैं, दो अलग अलग सरल वाक्य हैं, किंतु उनको एक साथ जोड़ा गया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, और आ गया, मतलब संयुक्त वाक्य हो सकता है। मैं पढ़ता हूं मेरी अलग क्रिया है, और वह गाता है उसकी गाने की क्रिया है। दो उद्देश्य आ गए, दोनों अलग अलग आए, दोनों के बीच में संबंध नहीं है। अगर संबंध होता कि मैं और वह पढ़ता है तो वो सरल वाक्य हो जाता। अगर दो उद्देश्य दे रखे हों और एक ही क्रिया होती तो वो सरल वाक्य हो जाता है, जबकि यहाँ पे दो ही उद्देश्य दे रखे हैं और दो ही क्रियाएं दे रखी है और दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट, दरवाजा खुला रह गया और चोर घर में घुस गए, तो और आ गया बीच में, और मतलब कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। देख लेते हैं, दरवाजा खुला रह गया, दरवाजा यहाँ पे उद्देश्य है, खुला रह जाना एक यहाँ पे विधेय है। चोर घर में घुस गए, चोर यहाँ पे उद्देश्य है, घर में घुस जाना यहाँ पर क्या हो रहा है? विधेय हो रहा है। तो दोनों अलग अलग सरल वाक्य हैं, किंतु एक संयोजक शब्द और से जुड़े हुए हैं, और दोनों वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये जो दूसरा वाक्य है वो किसी पहले वाक्य पर आश्रित नहीं है, इसलिए ये कौन से वाक्य हैं? संयुक्त वाक्य। दो प्रकार के वाक्य अपन पढ़ चुके, एक सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य एक क्रिया, या फिर अपन ने दो चार उसके प्रोटोटाइप और पढ़े थे, और ये वाक्य है संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं किंतु स्वतंत्र होते हैं, और इसमें जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, और, तथा, एवं,
वरन, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, वरन, अन्यथा, नहीं तो, अतः, आदि, या, अथवा, ऐसे शब्द दिख जाए तो ये कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिक्स्ड, कंपाउंड जिनको बोला जाता है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, दो वाक्यों का मिश्रण है चिन्ह में। इसमें भी दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। उधर भी संयुक्त वाक्य में भी दो या दो से अधिक उपवाक्य थे, इसमें भी दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन वहां पे संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र थे, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं थे, जबकि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक मेन सेंटेंस होता है, और उस पर बाकी सारे सेंटेंस, चाहे वो एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, वो आश्रित होते हैं। मतलब जो आश्रित वाले वाक्य हैं उनका बिना प्रधान उपवाक्य के अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता। उधर दोनों वाक्य अलग अलग अर्थ दे रहे थे, दोनों को अपन ने जोड़ा था। यहाँ पर एक वाक्य को हटा दिया जाए तो दूसरा वाक्य अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, दूसरे का कोई अर्थ नहीं बचता, उन वाक्यों को कहा जाता है मिश्रित वाक्य। तो एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके ऊपर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, ठीक है। और जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनका प्रारंभ सामान्यतः निम्नलिखित शब्दों से होता है। अगर अपने को ये शब्द दिख जाए तो अपने को मानना है कि वो कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। कौन कौन से? अधिकतर जो संज्ञा उपवाक्य होंगे उसमें की देखने को मिलेगा, कि ज्यादातर वाक्यों में अपने को की देखने को मिलता है ना, कि, जो, यदि, क्योंकि, तो, चूंकि, जब, तब, ताकि, तथापि, अर्थात, इसलिए, यद्यपि, जो तो आगे वापस, चलो, जो, जिसकी, जिसका, जिसके, जिससे, ये शब्द ही अपने को याद रखने हैं। अगर ये शब्द आते हैं तो वो कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। या सिंपल सा देखो कि अगर कोई बाकी सारे वाक्य किसी एक वाक्य पर निर्भर होते हैं तो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। क्या बात थी मिश्रित वाक्य में? कि दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं किंतु वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, या आश्रित वाक्य प्रधान वाक्यों के ऊपर आश्रित होते हैं, उनके ऊपर निर्भर होते हैं। बिना प्रधान वाक्य के उन जो साथ में जो वाक्य हैं आश्रित वाक्य, उनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। और निम्नलिखित शब्द हो ज्यादातर की देखने को मिलता है, कि, जो, इसीलिए, जब, तब, जिसका, जिसके, जिससे, है ना, यदि, क्योंकि, तो, ताकि, तथापि, चूंकि, ये सारे शब्द दिख जाए तो वो मिश्रित वाक्य होता है। एग्जांपल्स, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। उन्हें अजमेर शहर घूमना है इसलिए वो मेरे घर आएंगे। तो अजमेर शहर घूमना है किस पे डिपेंडेंट है? इस प्रधान वाक्य पर, कि वे मेरे घर आएंगे, उसके ऊपर निर्भर है, इसलिए ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है। दूसरा, मैं जानता हूं कि तुम्हें अजमेर आना है। मैं जानता हूं कि तुम्हें अजमेर आना है, तुम्हें अजमेर आना है, ठीक है, लेकिन वो बात मैं जानता हूं, ये उसके ऊपर निर्भर है, तो ये मिश्रित वाक्य होता है। तुम्हें अजमेर जाना है ये मैं जानता हूं, तो ये कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य। मैंने देखा कि शगुना गा रही है। तो मैंने देखा अपने आप में अलग वाक्य है, शगुना गा रही है, लेकिन वो मैंने देखा तब गा रही थी, तो ये उसके ऊपर निर्भर है, तो ये भी कौन सा वाक्य हुआ? मिश्रित वाक्य हुआ। नेक्स्ट, जिससे आपको काम था, जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। कौन सा व्यक्ति चला गया? जिससे आपको काम था। तो इसका आंसर इस प्रधान वाक्य के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्रित वाक्य हुआ। यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे? यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे? जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पर निर्भर लग रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्रित वाक्य हुआ। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने गांधी जी का नाम न सुना हो? जिसने गांधी जी का नाम सुना न हो, ऐसा कौन व्यक्ति है? तो दोनों वाक्य एक दूसरे से लिंक्ड है, दोनों वाक्यों में संबंध दिखता है अपने को कि उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने गांधी जी का नाम न सुना है ना? तो ये मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया, है ना? दोनों वाक्य लिंक है। कौन सा पेन खो है? तो जो तुमने मुझे दिया था। जो तुमने मुझे दिया था उसका वो क्या था? तो पेन था। दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो ये भी कौन सा हुआ? मिश्रित वाक्य हुआ।
नेक्स्ट, हालांकि ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन अपन बात करें कि कुछ मिश्रित वाक्यों को, कुछ संयुक्त वाक्यों को अपन सरल वाक्य में कैसे बदल सकते हैं, ताकि कंपैरिजन करना है, क्योंकि उधर प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, अपने को ढूंढना पड़ेगा। पहला काम तो ये कि अपने को पहचान याद होनी चाहिए इनकी, दूसरा देखना है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है या नहीं है, ये देखना आ गया तो अपने ये सारे क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाते हैं। तो कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं कि मिश्रित को अपन सरल कैसे बना सकते हैं, संयुक्त को अपन सरल कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तीनों वाक्यों का कंपैरिजन करते हैं अपन। एक वाक्य है, माँ बाप के सामने बच्चे अनुशासित रहते हैं, ठीक है, माँ बाप के सामने बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे कर्ता है, बच्चे अनुशासित रह रहे हैं, ये कर्ता का विस्तार आ गया, माँ बाप के सामने ना कर्ता का विस्तार है। अनुशासन में रहना ये क्रिया हो गई या विधेय हो गए, ठीक है। तो इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, और कोई भी योजक शब्द भी बीच में नहीं आया है ना। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। तो ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही इसमें विधेय है, इसलिए किस प्रकार का वाक्य हुआ? तो ये सरल प्रकार का वाक्य हुआ, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही क्रिया, या मैं बोलूं कि विधेय है। जबकि दूसरे वाक्य को देखें तो बच्चे माँ बाप के सामने रहते हैं और अनुशासित रहते हैं, बच्चे माँ बाप के सामने रहते हैं और अनुशासित रहते हैं। और आ गया मतलब कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य हो जाएगा वो। और दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होने चाहिए, दोनों संयुक्त होने चाहिए, है या नहीं है? देखते हैं, बच्चे माँ बाप के सामने रहते हैं, ठीक बात है, ये अपने आप में अलग बात है कि बच्चे माँ बाप के सामने रहते हैं, बच्चे हो गया उसका उद्देश्य, और रहते हैं ये उसका हो गया विधेय। वे अनुशासित रहते हैं, वे ये उसका हो गया कर्ता, क्योंकि मैंने बोला था कि कर्ता संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है ना, तो ये सर्वनाम के रूप में कर्ता है। अनुशासित रहते हैं, तो अनुशासन में रहना यहाँ पर विधेय हो गया, और वे यहाँ पे क्या हो गया? उद्देश्य। तो ये कौन से प्रकार का वाक्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, तीसरा वाक्य देखें, जब बच्चे माँ बाप के सामने होते हैं, जब या तब आ जाए तो वो कौन सा होता है? मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है। मिश्रित वाक्य नाम से ही पता चल रहा है कि जब बच्चे माँ बाप के सामने होते हैं तब वे अनुशासित रहते हैं। तो इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, प्रधान वाक्य पर आश्रित वाक्य निर्भर है। कैसे? वे अनुशासित होते हैं कब? जब वो माँ बाप के सामने होते हैं ना। तो दूसरे वाक्य जो है उपवाक्य, वो पहले उपवाक्य पर निर्भर हो रहा है, इसी, और चूंकि उसमें जब और तब आ गया है, इसलिए ये मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो ये था वाक्य रचना। इसमें सिंपल सा एक ही प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, या कौन सा सरल वाक्य है। तो ये था वाक्य रचना।